Hello everyone, welcome to Nikita Soni classes and welcome to the biology session. I hope that everybody is okay, good and doing their preparation for your TGT exam. जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके TGT एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है, ठीक है। सब पैनिक है, सब चाह रहे थे कि हम स्टार्ट करें आपके MCQs। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके सबसे ज्यादा होते हैं एंड दैट इज योर प्लांट फिजियोलॉजी, राइट। प्लांट फिजियोलॉजी पुराना टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि नया टॉपिक है, इट्स एन ओल्ड वन, ठीक है, पुराना टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंसेप्चुअल तरीके से आपको क्लियर करनी है। तो आज मैं सेशन के अंदर आपसे उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगी, राइट। तो जो भी डाउट होगा, जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है वो सेशंस अटेंड कर सकें और उनको बायोलॉजी में हेल्प मिल सके, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, द एसेंट ऑफ xylem sap in plants is mainly accomplished by। अब यहाँ पर लिखा है आपको एसेंट ऑफ सैप के बारे में, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, एसेंट ऑफ सैप देखना है कि वो बेसिकली होता क्या है, राइट। तो एसेंट ऑफ सैप क्या है, जस्ट वेट। एसेंट ऑफ जाइलम सैप, जाइलम लिखा है। अब देखो कैसे करना है आपको, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ सबको कि आपको अपने सेशन के अंदर या अपना जब भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर आपको कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एसेंट ऑफ जाइलम। जाइलम का मतलब होता है कि ये आपका कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पूछ रहा है वो द जाइलम ऑफ द एसेंट ऑफ जाइलम सैप इन प्लांट्स इज मेनली अकम्प्लिश्ड बाय, किससे, साइज ऑफ द स्टोमेटल एपर्चर, ठीक है, साइज पे डिपेंड करता है वो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस, कोहेशन एंड एडेशन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, या फिर रूट प्रेशर। तो किस पे डिपेंड करता है एसेंट ऑफ सैप इन जाइलम सैप इन प्लांट। तो जाइलम है मतलब वाटर है, वाटर है मतलब रूट से उसका कनेक्शन होगा डेफिनेटली। तो हम इसमें ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी को भी पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप उसको भी एक बार रिकॉल कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देखो कि आपको क्या लगता है कि इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। तो ये कहता है कि स्टोमेटल अपर्चर का साइज मैटर करता है। तो क्या स्टोमेटा का साइज मैटर करता है, इसमें फिर नेक्स्ट बोलता है को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, कि कितने स्टोमेटा है अपर और लोअर एपिडर्मिस में। अब देखो जो तो आपका डायकॉट होगा उसमें तो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो मोनोकॉट लीफ होगा उसके अंदर आपको दोनों जगह मिलेंगे, क्योंकि मोनोकॉट के अंदर आपकी जो वेनेशन होती है वो कैसी होती है, पैरेलल वेनेशन है। बोथ दी सरफेसेस आइसोबाइलेटरल है वो, बोथ सरफेसेस रिसीव्स द इक्वल अमाउंट ऑफ दी लाइट। तो यहाँ पर आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। अब एसेंट ऑफ सैप तो आपका डाइकॉट में भी होगा और मोनोकॉट के अंदर भी होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है ना, या हो सकता है, वो आपको देखकर बताना है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोहेशन एंड एडेशन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो उसी से हमें समझ आता है कि देखो ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी में हम यही देखते हैं, कोहेशन एंड एडेशन कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा है। तो कोहेशन जो होता है वो किसके बीच में है आपका, बिटवीन दी वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो एडेशन होता है वो होता है आपका सेल वॉल और आपका वाटर मॉलिक्यूल्स यानी जाइलम के एलिमेंट्स के साथ भी। तो यहां मैंने दी है आपको एक्सप्लेनेशन, राइट, फॉर दिस आंसर। तो ये मैं आपको अटैच कर दूंगी नोट्स की फॉर्म में, आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ, राइट। तो यहाँ से आपने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन को एक बार पढ़ लेना है, आपको ये काम आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर हिंट दे दिया है कि ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो सक्शन प्रेशर डेवलप होता है प्लांट्स के अंदर ड्यू टू दी ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ कोहेशन फोर्सेस भी आपको मेंशन किए गए हैं और अडेसिव फोर्सेस भी आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, राइट। तो ये देख लीजिएगा एक बार आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following structures between the two adjacent cells, दो adjacent cells के बीच में is an effective transport pathway। क्या बोलते हैं उसे, अगर दो adjacent cells हैं और उनके बीच में कोई भी न्यूट्रिएंट या वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होना है, तो उसके बीच में आप किस स्ट्रक्चर को जो है वो प्रेफरेंस देंगे या कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ऐसा समझो इस चीज को। तो इसमें है प्लाज्मोडेस्माटा, प्लास्टोक्विनोन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या प्लाज्मा लेमा। तो एडजेसेंट सेल इज द कीवर्ड, कि मुझे यहां पर देखना है कि मेरे पास दो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके बीच में कैसे बनेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर
ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये होती हैं आपके मेम्ब्रेनस चैनल्स, जो कि आपके ये मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं बिटवीन दी एडजेसेंट प्लांट सेल्स, जो लिंक करते हैं आपके साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ दी सेल्स को। ये एक दूसरे के सेल्स को, इनके जो मेन कैरेक्टर्स हैं इनको लिंक करते हैं और अलाउ करते हैं डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक सेल टू सेल कम्युनिकेशन। तो डायरेक्ट इसके अंदर सेल एक दूसरे सेल से कम्युनिकेट डेफिनेटली कर सकता है। प्लास्टोक्विनॉन क्या है फिर? प्लास्टोक्विनॉन इन्वॉल्व होता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इन दी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो आपने मुझे ये भी देखो, अब जब हम एक टॉपिक करते हैं ना, तो हम सिर्फ एक टॉपिक नहीं करते हैं, उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स उसे लिंक कर रहे होते हैं हम सारी चीजें करते हैं, है ना। तो ये तो आप सबको पता है कि मेरे लिए स्ट्रक्चर्स को या टॉपिक्स को लिंक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर यहाँ से आप फोटोसिंथेसिस का टॉपिक भी क्लियर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे फोटोसिंथेसिस में ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, कमेंट करके टॉप वो स्टेटमेंट लिखिएगा और उसके नीचे उसका आंसर भी डेफिनेटली लिखिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहां पर होती है? लोकेशन क्या है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की? ठीक, लोकेशन बतानी है आपको कमेंट करके। लोकेशन ऑफ लाइट रिएक्शन कहां होती है आपकी लाइट रिएक्शन, ये मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। ठीक है, तो साथ साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी तरीके से। प्लाज्मा लेमा ऑब्वियसली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन को भी बोलते हैं, जो कि जनरली आपको प्लांट्स में मिलती है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह भी काम करती है, जो एनक्लोज करती है सेल का साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है, जहां पर भी रफ आ जाता है उसका मतलब वो किससे रिलेटेड है? राइबोसोम से रिलेटेड है, और जो राइबोसोम है तो फिर आपका प्रोटीन तो डेफिनेटली बनना ही बनना है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। रफ है तो प्रोटीन है, अगर यहाँ स्मूथ होता तो यहाँ फॉस्फोलिपिड्स होता। ठीक है, इतना तो आई होप कि सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाटर मूव्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर डेवलप्स? आपसे पूछा गया है कि जब वाटर मूव करता है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है? व्हिच अलाउ दी ओनली सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट। जनरली उसमें से सिर्फ सॉल्वेंट पास होता है, तो कौन सा प्रेशर डेवलप होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, सक्शन प्रेशर, टर्गो प्रेशर या वॉल प्रेशर? ए, बी, सी या फिर डी? जब वाटर मूव करेगा, कीवर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, और वाटर ही है ऑब्वियसली, यही मूव करेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो कौन सा प्रेशर आपका यहाँ पर डेवलप होगा? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्रेशर जो वाटर फ्लो की वजह से आपका होता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। इसलिए वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम अ लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू द रीजन ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट करवाया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हाई लो का मतलब क्या होता है। अगर किसी को डाउट है ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर भी, तो आप मुझे बताइए, इसका मैं कॉन्सेप्ट का आपका डेफिनेटली एक सेशन ले लूंगी लाइव, या जैसे भी मेरे पास पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर जितने भी प्रेशर्स हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम, यहाँ से आपको भी पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जैसे वाटर प्रेशर, वाटर पोटेंशियल किसे कहते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, मेट्रिक पोटेंशियल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर करनी है। ये आपका प्रेशर है जो डेवलप होता है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर जितने भी प्रेशर्स है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑस्मोटिक प्रेशर, सक्शन प्रेशर, इसे आप डीपीडी भी कहते हैं सक्शन प्रेशर को, टर्गो प्रेशर, वॉल प्रेशर। अगर आपको ये सारे प्रेशर्स क्लियर हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे, और फिर आपको ये चीजें जो होंगी वो आसान हो जाएंगी करनी, कि क्यों बोलते हैं हम यहाँ पर ऐसे कि वाटर प्रेशर जो होता है वो ऐसे मूव करता है फ्रॉम लो प्रेशर टू द रीजन ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब सबको लगेगा कि बायो में तो हमने मैक्सिमम चीजें क्या पढ़ी है, हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, फिर ये क्या है, ये कैसे मूव कर रहा है आपका? दैट इज योर लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू दी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए, जहां पर भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है, इतना याद रख सकते हो। हाइपरटोनिक है तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो सकता है। टर्गो प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है पॉजिटिव, जो आपका सेल के अंदर डेवलप होता है ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस। तो टर्गो प्रेशर तब होता है जैसे ये आपका सेल है, सेल के अंदर अगर पानी एंटर करता जा रहा है, करता जा रहा है ना, इसमें ये क्या हो रहा है, आपका रिजिड स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे कहते हैं, जो अंदर डेवलप हो रहा है इसके अंदर, इसे कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो ये तब होता है एंडोस्मोसिस की वजह से, राइट। सक्शन प्रेशर, इट रेफर्स टू अ सेल इज द फोर्स व्हिच इज अवेलेबल फॉर टेकिंग इन वाटर। बेसिकली सक्शन प्रेशर होता है वो डीपीडी होता है, डीपीडी इज योर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, तो वो डिफ्यूजन से रिलेटेड है। वहां पर भी आपका
हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। फिर से वही बात है कि कॉन्सेप्ट, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये वाले सवाल आपके लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट्स इन अ गिवन सॉल्यूशन विल। ठीक है, अगर कोई भी एक सोल्यूशन है उसमें आपने बहुत सारे सॉल्यूट्स को ऐड कर दिया, आप सॉल्यूट्स ऐड कर रहे हो, ऐड करते जा रहे हो, तो क्या होगा उसके अंदर? नॉट अफेक्ट द वाटर पोटेंशियल एट ऑल, रेजेस द वाटर पोटेंशियल, लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल, या मेक्स इट वाटर पोटेंशियल जीरो। क्या होगा उसके अंदर अगर आप ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो आपके सोल्यूशन के अंदर क्या होगा? ये तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को आंसर आता होगा कि इसका आंसर बेसिकली क्या होगा। तो इसका जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल। तो अगर मैं एक पानी का गिलास है जिसमें ट्रांसपेरेंट वाटर है ना, ये पानी है जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, वाटर गिलास, पानी का गिलास लिया आपने, अब आप उसमें नमक घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, एक टाइम पे आके सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, तो वो बिल्कुल सैचुरेटेड हो जाएगा। अब उससे ज्यादा आप इसके अंदर चीजों को ऐड नहीं कर सकते। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो आपके उस सॉल्यूट के साथ क्या हो जाते हैं, बाइंड, कनेक्टेड हो जाते हैं, फिर वो इधर उधर मूव नहीं कर सकते बेचारे। तो फिर क्या हो गया, इसकी वाटर पोटेंशियल कम हो गई। वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ वाटर टू मूव फ्रॉम वन सोल्यूशन टू दी अनदर वन। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह वाटर इजीली मूव कर पा रहा है तो उसकी वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, अगर वो नहीं मूव कर पा रहा है तो उसकी वाटर पोटेंशियल कम है। तो जब उसका सॉल्यूट आपने घोल दिया फिर तो वैसे कहीं नहीं जा सकता वो, इसलिए उसकी वाटर पोटेंशियल जो होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। प्लाज्मोडेस्माटा आर क्या है वो? कनेक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, लिग्निफाइड सीमेंटेड लेयर्स बिटवीन द सेल्स, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन्स कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विद प्लाज्मा लेमा। क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है इसके अंदर आंसर आपका? दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये इंटरसेलुलर, ये कैसा है, इंटरसेलुलर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस है जो आपके हेल्प करते हैं सेल टू सेल कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्माटा पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट शैल बी द वाटर पोटेंशियल ऑफ अ रूट हेयर सेल एब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो क्या होगा वाटर पोटेंशियल एक रूट हेयर सेल का जब वो वाटर को एब्सॉर्ब करता है सॉइल से? तो अगर सॉइल से रूट हेयर ले रहा है तो कैसा होगा उसके अंदर वाटर पोटेंशियल? जीरो, लेस देन जीरो, मोर देन जीरो, या फिर इंफिनिटी या इनफाइनाइट? कैसा लगता है, क्या लगता है आपको? रूट हेयर है, अब वो पानी एब्सॉर्ब कर रहा है सॉइल से, तो कैसा हो सकता है उसका वाटर पोटेंशियल? तो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेस देन जीरो। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन दी सिस्टम। तो किस पे डिपेंड कर रहा है आपका वाटर पोटेंशियल? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और मोर द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मोर द वाटर पोटेंशियल। अब रूट हेयर के पास तो पानी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली जीरो से कम ही होगा, है नहीं ना उसके पास पानी रूट हेयर के पास, तभी तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से। ऑस्मोसिस होगी, पहले क्या होगा आपका, इम्बाइबेशन होगी, उसके बाद आपकी ऑस्मोसिस होगी। इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा। मैं बहुत बार ये चीज बोलती हूँ और हर एग्जाम में आपको एक ही चीज बोलती हूँ कि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड कई बार एक्सप्लेनेशन से भी बन जाते हैं, है ना। तो जो एक्सप्लेनेशन होती है कई बार यहाँ से भी कोई सवाल आ जाता है आपको, तो आप ऐसे लाइटली तो नहीं ले सकते इस चीज को भी, करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। Water containing cavities in vascular bundles are found in साइकस, पाइनस, सनफ्लावर या फिर मेज। वाटर कंटेनिंग कैविटीज कहाँ मिलेगी आपको, किसके अंदर? ये बड़ा स्टैटिक सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो ये तो स्टैटिक में भी आप डाल सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका मेज। मेज के अंदर आपको वाटर कंटेनिंग कैविटीज मिल जाएंगी। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। फिर से आपको ये कहाँ पर मिल जाएगी, ये आपको पीडीएफ जो मैं आपको सेंड करूंगी वहां पर ये आपको अवेलेबल होगी। ठीक है, अच्छा आपको क्या ध्यान रखना है, अब देखो एक तो आपने ये क्वेश्चंस कर लेने हैं, है ना, क्वेश्चंस जो आपके हो रहे हैं तो आप रिवाइज कर लीजिएगा। साथ में जब आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी तो आप इसको यूज कैसे करेंगे? इसको यूज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपके पास ये जो भी क्वेश्चंस होंगे, मोनोकॉट स्टेम जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया आपको, है ना, तो यहाँ पर ना एक चीज लिखी है, जैसे कोलेटरल लिखा है, कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल्स लिखा है, आपको इसके अलग से पॉइंट्स बनाने हैं। कोलेटरल का मतलब क्या होता है ना, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कई बार यहाँ से भी सवाल आ जाता है आपको कि मोनोकॉट स्टेम के अंदर स्टेम कैसी है, मोनोकॉट के अंदर मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनकी स्टेम कैसी होती है, कोलेटरल होती है, कंजॉइंट है, ओपन है या क्लोज्ड है, ऐसे ऐसे ऑप्शंस आते हैं आपको, है ना। तो एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ से आ सकते हैं और यहाँ से भी आपका
मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से आपका बच सकता है। तो वास्कुलर बंडल्स के अंदर कैम्बियम एब्सेंट होता है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, किसके अंदर, मोनोकॉट के अंदर। अब एक फैक्ट बता देती हूँ सबको, वैसे तो बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं आप लोग मुझसे, तो आपके लिए तो ये चीज़ें नहीं है, लेकिन जो लोग नए जुड़ रहे हैं, है ना, जो लोग पहली बार इस सेशन में आए हैं या जिनको नहीं पता है, उनके लिए भी ये कीवर्ड्स हो जाते हैं टू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर। जैसे कि कैम्बियम है आपका, अब जहां पर भी कैम्बियम आपको दिखाई देगा इसका मतलब है कि उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कैम्बियम इज रिलेटेड टू दी सेकेंडरी ग्रोथ। तो ऐसा क्या है इस कैम्बियम के अंदर की सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ हो जाती है, राइट। तो कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, ऐसे होती है कि यहाँ पर कैम्बियम इज मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और इसमें जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक, उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी कैसी होती है, बहुत अच्छी होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसे हैं आपके, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, दे हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड, तो ये आपके डिवाइड होते रहते हैं और ये आपका सेकेंडरी ग्रोथ बना देते हैं, ठीक। तो इन्हें हम कहते हैं क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स, जिनके अंदर कैम्बियम एब्सेंट होता है वो आपके क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स होते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट है व्हेन अ सेल इज फुली टर्जिड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी जीरो। अगर आपका सेल फुली टर्जिड हो तो इसमें से आपकी कौन सी चीज जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, सोचिए। When a cell is fully turgid, which of the following will be zero? क्या जीरो होगा, टर्गर प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, वॉल प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेप्ट, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कैसा है, फिर वही बात आ जाती है, जैसा कॉन्सेप्ट है वैसी चीजें निकल के सामने आती है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है इसमें, या बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो दे कैन आस्क, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो अगर जब भी आपका सेल फुली टर्जिड होगा तो उसकी जो वाटर पोटेंशियल होती है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि मूव ही नहीं कर पाएगा ना। आप सेल टर्जिड का मतलब क्या हुआ, बलून में आप हवा भर रहे हैं, एक लेवल पे आके आपको पता लग जाता है कि इस तरह अगर हवा इसमें हवा भरी तो ये फट जाएगा, तो वो क्या है, टर्गर प्रेशर है, वो उस टाइम पीरियड पर टर्जिड है पूरा सेल। अगर हल्का सा भी आपका एंडोस्मोसिस होती है तो वो गया, ठीक है। ऐसे ही होता है आपका ये। अब वहां पर सेल वॉल नहीं होती है इसलिए वो बर्स्ट हो जाता है। प्लांट्स के पास सेल वॉल है इसलिए टर्जिडिटी पे वो कभी भी बर्स्ट नहीं करता है, वो आपका स्टिफ हो जाता है। अगर यहीं पर एनिमल सेल होता तो वो सेल बर्स्ट हो जाता है अगर बहुत ज्यादा एंडोस्मोसिस के अंदर हो जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद एन इंक्रीज इन द टर्जिडिटी ऑफ अ सेल द वॉल प्रेशर विल बी। तो जब टर्जिड प्रेशर किसी भी सेल के अंदर बढ़ जाता है तो वॉल प्रेशर कैसा होगा, फ्लक्चुएट करेगा, अनचेंज रहेगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब आप सोचो ना वॉल प्रेशर क्या हुआ। अब मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड में समझाती हूँ इसको। जो अंदर डेवलप हो रहा है वो टर्गर प्रेशर है, क्योंकि अंदर पानी जा रहा है तो टर्गर प्रेशर है। अब ये वॉल भी तो प्रेशर डालेगी, वॉल की तरफ से जो अंदर की तरफ प्रेशर आ रहा है उसे आप वॉल प्रेशर कहते हैं। तो फिर ये वॉल प्रेशर कैसा है, कैसा होगा ये वॉल प्रेशर, अगर टर्गर प्रेशर बढ़ा हुआ, टर्जिडिट हो रहा है सेल, तो वॉल प्रेशर कैसा होगा, फ्लक्चुएट करेगा, अनचेंज रहेगा, इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, क्या करेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली आपका वॉल प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा तो फिर फट जाएगा वो, है ना, बराबर होना चाहिए, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। When water enters in roots due to diffusion is termed as, अगर diffusion की वजह से water enter करे सेल के अंदर तो हम उसे क्या कहते हैं, osmosis, passive absorption and या endocytosis या active absorption, A, B, C या फिर D, क्या बोलेंगे आप उसे। अगर वाटर एंटर कर जाए रूट्स के अंदर और प्रोसेस है आपका डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में आप क्या यूज करते हैं, डिफ्यूजन के अंदर हम यूज करते हैं आपका कौन सा, क्या चलता है, हाई टू लो कंसंट्रेशन, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन चलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैसिव एब्जॉर्ब। पैसिव में नहीं आता ये,
सिंपल सा क्वेश्चन है। ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय, अगर ट्रांसपिरेशन हो रही है या रूट प्रेशर है तो इसकी वजह से वाटर के अंदर मतलब वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय पुलिंग एंड पुशिंग रिस्पेक्टिवली, पुशिंग इट अपवर्ड, पुलिंग एंड पुशिंग रिस्पेक्टिवली, पुशिंग एंड पुलिंग रिस्पेक्टिवली, या पुशिंग इट अपवर्ड, ए बी सी या फिर डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो जाइलम एलिमेंट्स आपके यहाँ पर काम करते हैं। गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ, गटेशन किसका रिजल्ट है? रूट प्रेशर का, डिफ्यूजन का, ट्रांसपिरेशन का या ऑस्मोसिस का? ए बी सी या फिर डी। गटेशन क्या है? पहले तो गटेशन क्या है वही पता कर लेते हैं, है ना। पहले तो आपको ये देखना है कि व्हाट इज गटेशन। अगर ये क्लियर है आपको तो फिर ये भी क्लियर हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्या है आपका? दिस इज दी रूट प्रेशर जो आपके रूट्स के अंदर डेवलप होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन गार्ड सेल्स व्हेन शुगर इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च द स्टोमेटल पोर। तो क्या होता है? अगर मान लीजिए गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स कौन से होते हैं आपके? जो स्टोमेटा के बाहर मिलेंगे आपको, है ना। तो ये आपका स्टोमेटा है, दिस इज योर स्टोमेटा। ये ओपनिंग जो है वो स्टोमेटा है, इसके बाहर जो है दे आर कॉल्ड एज योर गार्ड सेल्स। अगर गार्ड सेल्स के अंदर शुगर आपकी कन्वर्ट हो रही है स्टार्च के अंदर, तो स्टोमेटल पोर क्लोज्ड है, ओपन है, फुली है या पार्शियली है या अनचेंज्ड है? ए बी सी या फिर डी, क्या होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज से आपका जो क्या बनता है? स्टार्च कब बनता है और स्टार्च से ग्लूकोज कब बनता है? ए बी सी या फिर डी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया है गार्ड सेल्स के बारे में कि वो किस तरीके से आपका काम करेंगे, तो आपको वो देखना है उसके अंदर, है ना। तो ये रहा, ये तो मैंने सिंप्लीफाई भी कर दिया आप लोगों के लिए। अब सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर कमेंट कर दीजिए और मैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर आपको बता दूंगी। तो ट्राई करो। अब हिंट क्या है आपको? अगर ये पता है कि रिएक्शंस में स्टार्च से शुगर और शुगर से स्टार्च डे और नाइट कब बनती है और आपका स्टोमेटा ओपन हो गया क्लोज होगा, वो आपको फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस है आपके प्लांट फिजियोलॉजी के जो जनरल क्वेश्चंस हैं टू स्टार्ट विद दी सेशंस, ठीक है। सो आई होप कि आपको सेशन जो है वो ठीक लगेगा, आपको सेशंस हेल्प करेंगे, आपके एग्जाम के लिए डेफिनेटली करेंगे। मैं धीरे धीरे नए टॉपिक्स लेकर भी आऊँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताते रहिएगा कि आपको मेजर प्रॉब्लम किन टॉपिक्स के अंदर आ रही है, क्योंकि देखो बायो का सिलेबस बहुत वास्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसके जो MCQs हैं वो मैं डेफिनेटली आपको करवाने शुरू कर दूँगी। तो जैसे जैसे भी मुझे फिजिबल लगेगा या जैसे भी मेरे पास ऑप्शंस होंगे, मैं उस तरीके से आप लोगों से कनेक्ट करने की डेफिनेटली कोशिश कर रही हूँ और मैं करूँगी। और आप टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। एग्जाम है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, राइट। और हर एक चीज़ को हम करवाएंगे, हर एक चीज़ MCQs एंड ऑल, हर चीज़ हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट को करना है, मैं आपको यहाँ पर इसी चैनल के माध्यम से वो भी करवा दूँगी, ओके। सो आई होप कि आपको जो क्वेश्चंस का आज का सेशन है वो पसंद आया होगा। आंसर को कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, दिस इज़ योर क्वेश्चन। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन है, देख लीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।